दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी जो है बहुत ही शानदार होंगे और जो है अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई में मस्त लगे हुए होंगे, दिन और रात एक कर रहे होंगे, बहुत ही अध्ययन में संलग्न होंगे, ऐसी अपेक्षाओं के साथ। चलिए आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल समी क्लासेस पर मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम इस नए वीडियो में आपके साथ पुनः एक बार आपके साथ जुड़े हुए हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप अभी जो लेक्चर देख पा रहे हैं, ये अभी जो लेक्चर है वो आपका पूर्णतः रिलेटेड है, आपका पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। कम्प्लीटली आपको देखने को मिलेगा मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधियाँ और उससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा होगा तो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ या जितने भी प्रश्न भी हम सॉल्व करने वाले हैं, सब के सब आपके जो है लेक्चर नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो कृपया आप सभी एक बार जरूर लेक्चर नंबर 3 हमारा जो है जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये प्रश्न आप जो है एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये जो 15 भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ये बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसको देख करके जो है आपको लगेगा और आप उत्तर बिल्कुल दे पाएंगे। यदि आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 3 देखा होगा तो ज़रूर एक बार दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये आपका जो है MCQ इसमें एंजॉय कीजिएगा। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 3 एंजॉय किया होगा और हमारे साथ यदि बने रहे होंगे इस लेक्चर नंबर 3 में, तो ये जरूर आपको इसमें जो है बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ हमारा ये जो है हमारा वीडियो। तो पहला नंबर जो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे आज का इस लेक्चर का। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको अंडर स्कोर करना है, नहीं है ना। तो इनमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि नहीं है। तो देखिएगा, साक्षात्कार विधि बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें लेक्चर में। व्यक्तिगत अध्ययन विधि बिल्कुल है, ये भी है। और विकासात्मक विधि, जिसमें हम जो है अलग अलग जो है हमारे लाइफ की स्टेजेस है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसको अध्ययन करते हैं, उसको विकासात्मक विधि बोलते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंतर्गत समुदाय, समाज, व्यक्ति के रूप से अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है। साक्षात्कार विधि में जो है साक्षात्कारदाता और साक्षात्कार जो है कर्ता होता है, उसको दोनों के बीच में आपस में एक विधि होती है जिसको साक्षात्कार विधि। कहीं पे हम लोगों ने जब पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में, तो खेल विधि का कहीं पे चर्चा नहीं हुआ था। यह बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की एक विधि है, ना कि यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी वह विधि है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करिएगा मेरे साथ साथ आप लोग भी। कौन सी वह विधि है जिसमें छात्र जीवन से संबंधित सभी सामान्य और महत्वपूर्ण गतिविधियां और उनके जानकारियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें आप जो है पूर्ण रूप से पूरे जो छात्र है उसके जीवन से संबंधित सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जितने भी गतिविधि है उसको शामिल किया जाता है। तो उस विधि का आपको नाम बताना है ना। तो प्रश्नावली विधि तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्नावली विधि में जो है प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाती है। मापर रेखा विधि में नहीं हो सकती। आत्मकथा लेखन विधि तो ये केवल एक आत्मकथा के रूप में किसी व्यक्ति के जीवन को दर्शाती है। तो हमारा इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संचित अभिलेख विधि, संचित अभिलेख पत्र विधि। तो संचित अभिलेख पत्र विधि जो है क्वेश्चन नंबर 2 का परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न कौन सा है उस पर एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मेरे साथ, आप लोग भी एक बार पढ़िएगा जोरदार तरीके से। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की वह कौन सी विधि है जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक के विभिन्न अवस्थाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन। तो देखिएगा, साक्षात्कार में व्यक्ति के केवल आंतरिक और बाह्य गुणों को साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा नहीं हो सकता, पहला नंबर। ऑप्शन नंबर बी अंतर्निरीक्षण विधि, तो ये भी नहीं होगा, ये तो व्यक्ति के आंतरिक गुणों का अध्ययन करता है। अवलोकन विधि, ये इसमें हम जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं केवल व्यक्ति के गुणों का। अवलोकन जो है बाह्य रूप से देख करके व्यक्ति के चाल ढाल, रूप रंग, आकार, उसके रहन सहन के आधार पर उसको अवलोकन करते हैं, तो ये अवलोकन विधि भी नहीं होगा। तो वे मनोवैज्ञानिक कौन सी विधि होगी जिसमें जन्म से कर मृत्यु तक, तो विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में हम क्या करते हैं, व्यक्ति से के जन्म से लेकर के पूरे मृत्यु तक का, है ना, व्यक्ति के जन्म से लेकर के पूरे मृत्यु तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उसके लिए जो हमारी विधि बनाई गई है मनोविज्ञान में, उसे हम क्या बोलते हैं, विकासात्मक विधि, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्निरीक्षण विधि तथा आत्मगत परीक्षण विधि
के प्रतिपादन किसने किया था? अंतर निरीक्षण विधि और आत्मगत निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे महोदय तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं, इसका तो रोल ही नहीं है यहाँ पे। आर्च विटेकर महोदय कहाँ गए भाई? बायोलॉजी वाले हैं ये तो बायोलॉजी में इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया था, आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास के सिलेबस में है। वाइगोस्की महोदय इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो है अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया, तो वाइगोस्की महोदय भी नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए हमारा परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर ये दोनों महोदय थे जिन्होंने क्या किया था? अंतर निरीक्षण विधि और आत्मगत परीक्षण विधि, इसी नाम से जाना जाता है, इसको इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसके लिए यदि आप लोग को अभी भी एक क्वेश्चन इसमें डाउट होगा तो कृपया हमारा लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए इस वीडियो पर, ऐसा मैं आप लोग से आशा रखता हूं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है? व्यक्तिक अध्ययन विधि संबंधित है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिक अध्ययन विधि के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, वो आपको बताना है जी। तो व्यक्तिक अध्ययन विधि के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें औपचारिक अनौपचारिक प्रश्न पूछे जाता है, तो ये भी नहीं है। इसमें किसी घटना स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, तो ये तो अवलोकन विधि का बात कर रहा है ना। व्यक्ति परिवार या समुदाय से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है ना। और डी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो अपने आप को देखना है, अपने अंदर को देखना है, ये तो अंतर निरीक्षण विधि कहलाता है, डी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में देखिएगा, सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? व्यक्ति परिवार या समुदाय से संबंधित संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिक अध्ययन विधि। यहाँ पे भी देख सकते हैं सी ऑप्शन में व्यक्ति नजर आ रहा है और यहाँ पे व्यक्तिक है, तो यहाँ से आप जो है अपना आंसर परफेक्ट बता सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा? सी ही परफेक्ट होगा, ना कि डी। डी में देख सकते हो, इसमें आप अपने आप को देखते हो, अपने आप में अध्ययन करते हो, तो इसको बोलते हैं अंतर निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेसिएशन। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। मिनीसोटा मल्टी फिजिकल पर्सनालिटी टेस्ट, मिनीसोटा मल्टी फिजिकल पर्सनालिटी टेस्ट मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि के अंतर्गत आता है, मतलब किस विधि के अंतर्गत इसको उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए ये कौन सी विधि में आएगा? तो सबसे पहले दिया है सांख्यिकी विधि, तो सांख्यिकी विधि तो नहीं हो सकता भाई। नियंत्रित निरीक्षण विधि ये भी नहीं होगा इसमें, है ना। सर्वेक्षण विधि और प्रश्नावली विधि, तो देखिए प्रश्नावली विधि के अंतर्गत ये आपका किस में शामिल होता है? मिनीसोटा मल्टी फिजिकल पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है और जो है प्रश्नावली विधि के अंतर्गत ही आता है। इसमें प्रश्नावली विधि उसको बोला जाता है जिसमें कुछ हम प्रश्नों की श्रृंखला बनाते हैं और कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से बच्चे का जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसी को बोलते हैं मिनीसोटा मल्टी फिजिकल पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसके लिए प्रश्नावली विधि अपनाई जाती है, तो प्रश्नावली विधि जो है हमारे इसका क्या हो जाएगा? 6 का डी नंबर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्यवचन हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका ये रहा, समाज मिति विधि। ठीक है, सोशियोमेट्रिक समाज मिति विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो समाज मिति विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग। तो भैया लॉरेंस कोलबर्ग तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो बाल मनोविज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे मनोवैज्ञानिक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग का कोई लेना देना नहीं है इससे। वाइगोस्की मैं भी बताया था थोड़ा देर पहले, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और स्किनर महोदय जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है मनोवैज्ञानिक विधि से। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा है समाज मिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब केवल एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा J.L. मोरेनो। तो J.L. मोरेनो नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? आपका समाज मिति विधि का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। समाज मिति विधि के बारे में उन्होंने पहली बार बताया था, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, सोशियोग्राम के आधार पर किसका विश्लेषण किया जाता है? सोशियोग्राम किससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला दिया है व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, दूसरा बुद्धि से, तीसरा संज्ञान से, चौथा स्मृति से। तो यदि हम बात करें सोशियोग्राम का, सोशियोग्राम मतलब होता है आपके दैनिक गतिविधि से संबंधित जितने भी आपके क्रियाकलाप है उसको एक ग्राफ के माध्यम से एक संचित करना और एक डेटा को इकट्ठा करना आपके होने वाले दैनिक गतिविधियों का, और उसको इकट्ठा करके आपके बारे में स्टडी किया जाएगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर। तो इसमें क्या किया जाता है? व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सोशियोग्राम जो है इसका निर्माण किया जाता है। बुद्धि, संज्ञान, स्मृति से इसका कोई लेने देना नहीं है ना। तो चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मनोविज्ञान के अंतर्गत
मनोविश्लेषण विधि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपके कई सारे सीजी टेट, स्टेट टेट वगैरह एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। इस क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोल रहा है मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, किन्होंने मनोविश्लेषण विधि, ठीक है, साइकोमेट्रिक जिसको बोलते हैं, साइकोमेट्रिक मेथड, उसका जो है प्रतिपादन किया था मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषण विधि का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो ये सब आप लोग जानते होंगे। इसमें जो है देखिए क्रो एंड क्रो का कोई लेना देना नहीं है, भाई साहब का अरस्तु का कोई लेना देना नहीं है, फ्रॉबेल जो तो खेल विधि से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड महोदय जो है इन्हें बोला जाता है मनोविश्लेषणवाद के जनक। तो मनोविश्लेषणवाद का इन्होंने जनक बोला जाता है और इन्होंने ही मनोविश्लेषण विधि का सबसे पहले प्रतिपादन किया था, है ना। तो चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका क्या बोल रहा है उस पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विधि में वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो भैया मनोवैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता, यहाँ पे दो चीज़ आप देख पा रहे हो, मनोवैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता, ये दोनों चीज़ किससे जुड़े हुए हैं, साइंस से। मनोवैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता, तो वही हमारा ऑप्शन परफेक्ट होगा जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा इसमें ऑप्शन में क्या आपके पास हो सकता है। तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो पहला दिया हुआ है प्रयोगात्मक विधि, इसको चलिए इसको स्किप करते हैं थोड़ा से। सर्वेक्षण विधि नहीं हो सकता क्योंकि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपका जो है दूसरा नंबर का तीसरा नंबर कौन सा विधि, संचित अभिलेख विधि। तो इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के डेटा इकट्ठा किए जाते हैं और डेटा एकत्र करके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। नियंत्रित निरीक्षण विधि, ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा परफेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही है जिसमें हम क्या करते हैं, वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता सबसे ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं, जैसे भौतिक रसायन में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, तो उसमें हम क्या देखते हैं, वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता। इसलिए वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता वाली विधि हमारी कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वें का परफेक्ट। अब चलिएगा 11 नंबर में देखते हैं, 11वें नंबर में क्या प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है साक्षात्कार विधि से संबंधित कुछ प्रश्न नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो साक्षात्कार विधि का निम्न में से कौन सा एक दोष नहीं है, दोष नहीं है बताना है आपको ना, मतलब पॉजिटिव चीज़ें आपको खोजना है, दोष नहीं है बोल रहा है, तो निगेटिव चीज़ों को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा दोष है कौन सा नहीं है, इसका कौन सा दोष हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, उस पर नज़र दौड़ाते हैं। तो साक्षात्कार विधि स्मृति पर अधिक निर्भरता दर्शाती है, ये तो बिल्कुल दोष है भाई। साक्षात्कार विधि स्मृति पर बहुत ज़्यादा दोष है, क्योंकि स्मृति पर अधिक निर्भरता दर्शाएगी, इसलिए हमारे लिए निगेटिव हो जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता पहला। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया है इस विधि में विषय से भटकाव की संभावना है, तो ये भी बिल्कुल है। इसमें विषय से भटकाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। व्यक्तित्व साक्षात्कार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कभी अपने विषय से बहुत दूर आगे निकल जाते हो, है ना। अलग अलग जो है क्षेत्र के अलग अलग रिसोर्सेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, दोष। क्योंकि दोष नहीं है बोला, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, इसमें बोला व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बनी रहती है, तो बिल्कुल इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बनी रहती है साक्षात्कार के दौरान, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दोष नहीं है बोला है, तो पॉजिटिव हमारा एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, साक्षात्कार विधि के द्वारा अमूर्त तथ्यों का अध्ययन होता है और यही हमारा साक्षात्कार विधि का दोष नहीं है ना। तो चलिएगा अगला ना क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। शानदार जो है श्रृंखला चलते हुए 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसमें आप जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विभिन्न विधियों से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे स्क्रीन पर आप जो है देख पा रहे हैं ना। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, ये बोलता है व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंतर्गत मुख्य विषय क्षेत्र कौन कौन से जो शामिल होते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मतलब व्यक्तिगत अध्ययन में, है ना। तो व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र शामिल है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, पहला नंबर है आपका साक्षात्कार लेना, तो ये बिल्कुल नहीं है भाई। व्यक्तिगत अध्ययन में साक्षात्कार लेकर के व्यक्तिगत अध्ययन विधि में साक्षात्कार का कोई लेना देना नहीं, ये साक्षात्कार विधि का हिस्सा है। प्रयोगात्मक अध्ययन करना, तो ये प्रयोगात्मक विधि में चले जाएगा, है ना। व्यक्ति के केवल बाह्य गुणों का अध्ययन करना, डी ऑप्शन में। तो बाह्य गुणों का कहीं पे अध्ययन केवल शब्द आया, मतलब वो तो निगेटिव ही दिखा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा परफेक्ट आंसर 12वें नंबर के क्वेश्चन का। ये क्या बोलता है, तो व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मुख्य हमारा विषय क्षेत्र क्या क्या होता है, इसमें व्यक्ति होता है, परिवार होता है, समिति होता है, संस्था होता है, समूह होता है, समुदाय होता है। इन्हीं सब का हमारा क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंतर्गत, है ना। तो चलिएगा दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। शानदार जो है इसमें श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप लोगों का समर्थन मिलता हुआ अंत तक बने हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है। अंतर्निरीक्षण विधि का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मीनिंग बताना है आपको, अर्थ बताना है कि अंतर्निरीक्षण विधि का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य क्या है भाई, व्हाट डू मीन बाय द इंट्रोस्पेसिएशन मेथड। तो इंट्रोस्पेशियल मेथड में क्या होता है, अंतर्निरीक्षण विधि। तो अंतर्निरीक्षण, अंदर के बारे में, अपने खुद के बारे में अध्ययन करना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला तो समाज का अध्ययन, तो बिल्कुल समाज का अध्ययन नहीं होता। अंतर्निरीक्षण विधि में समाज का कहाँ से अध्ययन होगा भाई, ये तो समाज मिति का हिस्सा है, समाज मिति विधि का अध्ययन का हिस्सा है। इसमें क्या किया जाता है अंतर्निरीक्षण विधि में, व्यक्ति के केवल चारित्रिक गुणों का अध्ययन। तो चारित्रिक केवल शब्द आया, मतलब ये भी रिमूव हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गया राम, है ना। इसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं, मानव और जानवरों के आपसी क्रियाकलाप होगा। तो मानव और जानवर से क्या लेना देना है भाई मेरे, है ना। तो अंतर्निरीक्षण विधि का कोई लेना देना नहीं है मानव और जानवरों से। इसलिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का सही और एकदम सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा इसका क्या होगा, सही और सटीक आंसर, यही बताता है। तो अंतर्निरीक्षण विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, तो अंतर्निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम जो है क्या करते हैं, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों, अनुभूतियों, इन सब का क्या करते हैं, स्वयं से, खुद से ही अपने खुद का निरीक्षण करते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतर्निरीक्षण विधि, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन नंबर आपका है 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस जो है वीडियो लेक्चर का। और ये जो है शानदार सीरीज आगे बढ़ता हुआ, इसमें देखते हैं क्या प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार इसको पढ़ लेता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। संचित अभिलेख पत्र विधि के तहत निम्न का आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। संचित अभिलेख पत्र विधि के अंतर्गत किस चीज़ का आंकड़ा आप लोग एकत्र करते हो, उसको आपको बताना है। तो संचित अभिलेख पत्र विधि के अंतर्गत किसका आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है, कौन सा आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ऑप्शन आपको अगले पेज में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी के चरित्र का, तो विद्यार्थी के चरित्र का कोई लेना देना नहीं है भाई। संचित अभिलेख पत्र विधि में विद्यार्थी के चरित्र का, केवल चरित्र का जो है आंकड़ा थोड़ी इकट्ठा करेंगे भाई, कि विद्यार्थी का चरित्र अच्छा है, बुरा है, स्वभाव से गुस्सैल है, स्वभाव से जो है ऐसा है वैसा है, तो ये विद्यार्थी के केवल चरित्र का तो नहीं हो सकता। दूसरा, केवल विद्यार्थी के मानसिक गुणों का, तो मानसिक गुण से कोई लेना देना नहीं है, केवल मानसिक लक्षण का कोई लेना देना नहीं है भाई। विद्यार्थी के केवल सामाजिक गुणों का, तो सामाजिक गुण बस भी नहीं हो सकता। तो संचित अभिलेख पत्र विधि में हमारा ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं, किसका अध्ययन होता है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, संचित अभिलेख पत्र विधि में यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर डी ही हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इसमें क्या करते हैं हम, विद्यार्थी के सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, पारिवारिक, परीक्षा परिणाम सबका ओवरऑल इसमें क्या किया जाता है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है। उसका सामाजिक स्थिति क्या है, बौद्धिक उसकी स्थितियाँ क्या है, आईक्यू लेवल कैसा है, शारीरिक और पारिवारिक उसकी स्थितियाँ क्या है, पारिवारिक रूप से वो कैसा बच्चा जुड़ा हुआ है कि नहीं है, विद्यालय में उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से उसको, सभी डेटाओं को एक साथ एकत्र किया जाता है और उसको संचित करके एक अभिलेख के माध्यम से उसको एक पत्र में तैयार किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संचित अभिलेख पत्र विधि। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थी के सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, पारिवारिक, परीक्षा परिणाम इत्यादि का डेटा इकट्ठा करना, इसे ही क्या बोला जाता है, संचित अभिलेख पत्र विधि, है ना। अब चलिए आज के इस वीडियो का अंत की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो का अंत जो है, हमारे हमेशा अंत जो है एक नए शुरुआत की ओर ले जाता है हमें, इसीलिए इस वीडियो के अंत की ओर चलते हैं। और फिर अगले वीडियो में आप लोग से मैं पुनः एक बार नए वीडियो के साथ यूट्यूब, आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पे फिर से हाजिर होऊंगा धमाकेदार अंदाज में। उससे पहले अंतिम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, और अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि नहीं है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि नहीं है बोल रहा है, तो आपको बताना इनमें से मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि कौन सी नहीं है ना। तो चलिएगा कौन सी नहीं है भाई, तो देख लेते हैं। तो पहला तो साक्षात्कार विधि, आप लोग को शुरू से पढ़ा रहा हूँ, साक्षात्कार विधि है। निदानात्मक विधि ये भी है ना, डायग्नोस्टिक, तो ये भी हमारा निदानात्मक विधि भी है। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि भी हमारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन के विधि के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर 17 प्रकार की मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधियाँ होती है, जिसको मैंने आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में
आप लोग को मैं बताया था, तो कृपया आप लोग लेक्चर नंबर 3 को एक बार ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जो है आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख लिए कि साक्षात्कार विधि तो है, निदानात्मक विधि भी है। तो कहानी लेखन विधि, ये कहानी लेखन विधि जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारे शैक्षिक जो विधियाँ होती है उसमें जो है महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अंत तक आप लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी आप लोग से अपेक्षाएं रखता हूं। और अंत तक आप सभी हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर से आप लोग से मैं मिलूँगा, तब तक के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए हमारे साथ बने रहे, ऐसी अपेक्षाओं के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।